मॉर्निंग टू ऑल। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगली जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है परचेज क्या होती है। परचेज से यहां मतलब परचेज से यहां पे केवल अगर कोई भी गुड्स रिसीव्ड की जाती है, मतलब जिस चीज का व्यापार है अगर उसी को आप खरीद रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, परचेज बोला जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसे परचेज नहीं कहा जाएगा अकाउंट की लैंग्वेज में। अकाउंट की लैंग्वेज में हमेशा जो गुड्स से गुड्स को जब हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ही उसे परचेज कहा जाता है। एसेट्स को या अदर थिंग को यहाँ पे परचेज नहीं कहा जाएगा। जैसे यहां मैं एग्जाम्पल लेती हूं कि कोई ए जो है क्लोथ का व्यापारी है, क्लोथ डीलर है। अगर वो क्लोथ को ही मतलब खरीदता है, एक्वायर करता है, तो वो क्लोथ जो है उसी का व्यापार कर रहा है, तो उसको अगर खरीदता है तो ही उसे परचेज कहा जाएगा। अदरवाइज अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर का तो व्यापार नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये फर्नीचर गुड्स नहीं है, और जब गुड्स नहीं है तो इसे भी परचेज नहीं कहा जाएगा अकाउंट की लैंग्वेज में। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से यहां मतलब अगर कोई खरीदी गई चीज हमने जिस क्वालिटी की खरीदी थी उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं आई, या हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसे वापस कर देते हैं या बिजनेस उसे वापस कर देगा, तो उसे परचेज रिटर्न या इसे दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। यहाँ जो ये परचेज हुई है, इस परचेज को अगर बिजनेस वापस कर देता है तो उसे परचेज रिटर्न बोला जाएगा। यहाँ परचेज से मतलब स्टूडेंट्स कैश अगर कोई नगद में खरीदा है वो, प्लस अगर कुछ उधार में खरीदा है जिसे हम क्रेडिट कहा जाता है, दोनों ही परचेज शामिल है। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों परचेजिंग यहाँ पे परचेज में आएगी। अब यहाँ पर बात आती है सेल की। जैसे मैंने बताया कि अगर व्यवसाय की जो गुड्स है उसे एक्वायर किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, परचेज कहा जाएगा। लेकिन अगर व्यवसाय की, बिजनेस की कोई भी गुड्स को अगर किसी दूसरे बंदे को हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम उसे दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। इट मीन्स ये भी रिलेटेड है किससे, गुड्स से। और गुड्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिस चीज का, जिस थिंग्स का हम परचेजिंग सेलिंग करते हैं बिजनेस में, उसे ही गुड्स कहा जाता है।
तो यहाँ पर इसमें भी कैश जो नगद में बेचा है, कैश सेल, प्लस अगर कोई उधार में बेचा है तो दोनों ही सेल इसमें शामिल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है सेल्स रिटर्न। इसे हम सेल्स बोलेंगे क्योंकि एक वस्तु की सेल नहीं हो रही, यहाँ पे सभी वस्तुओं की सेल हो रही है, जितनी भी बनी है या खरीदी गई है। अगली है सेल्स रिटर्न। अगर हमने कोई सामान खरीदा था और हमें पसंद नहीं आया, या हम जिस क्वालिटी का चाहते थे, जिस तरीके का चाहते थे, वो उस तरीके का हमें नहीं मिल पाया, तो हमने वापस कर दिया माल को। यहाँ पर हिंदी में गुड्स को माल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? माल। तो यहाँ पर अगर कोई माल हमने बेचा किसी कस्टमर को, और हो सकता है उस कस्टमर को वो माल पसंद ना आया हो, या जिस तरीके का वो चाहता था, जिस क्वालिटी का चाहता था, या हमने जो उसे सैंपल दिखाया था उस सैंपल की जैसा हम उसे ना दे पाए हो, सेटिस्फाइड ना कर पाए हो, तो वो हमारे बिजनेस के द्वारा बेचा गया जो सामान है, माल है, उसे वापस कर देता है, और इसे सेल्स रिटर्न बोला जाएगा। और इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कई क्वेश्चन में परचेज रिटर्न ना देके, सेल्स रिटर्न ना देके रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दे दिया जाता है। तो इसका हम एक निमोनिक्स बना लेते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ट्रिक बना लेना। कि क्या ट्रिक बनाएंगे? देखो, कोई सामान हमने खरीदा था, तब इन हुआ था, अब हमें पसंद नहीं आ रहा, हम वापस कर रहे हैं, तो आउट कर रहे हैं उसे। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब जो बाहर जा रहा है। इसके बाद जो हमने बेच दिया था, आउट हो गया था, लेकिन वो वापस इन हो रहा है, तो ये इनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो टर्म है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद बात आती है स्टॉक, या इसे स्टॉक इन ट्रेड भी कहा जाता है। स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होगा कि जब कोई भी बिजनेस में सामान बेचने के लिए हमने रखा है, लेकिन वो अनसोल्ड रह गया, अनबिका रह गया, बिका नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टॉक कहा जाएगा, या स्टॉक इन ट्रेड कहा जाएगा। हिंदी में इसे स्कंद कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो अनसोल्ड गुड्स हैं। ऐसी गुड्स मतलब जो बेचने के लिए वस्तुएं व्यापार में खरीदी गई है या बनाई गई है, तो अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक कहा जाएगा। इसके जो है 2 पार्ट है, 2 तरीके का होता है ये स्टॉक। फर्स्ट जो है वो है ओपनिंग स्टॉक, और सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। सो स्टूडेंट्स, जो माल या गुड्स साल के शुरुआत में व्यवसाय के पास है, मतलब इसे हम कहेंगे एट द beginning of
अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के शुरुआत में जो है सामान बिन बिका है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और जो सामान एट द एंड, साल के अंत में है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो यहां मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर कोई बिजनेस है और उसके पास 1 जनवरी 2019 को जो सामान अनसोल्ड था उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा। और जो सामान 31 दिसंबर, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, जरूरी नहीं यही डेट हो, डिपेंड करता है अकाउंटिंग ईयर क्या लिया है, जनवरी टू दिसंबर लिया है या अप्रैल टू मार्च लिया है। तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है, सपोज कर लिया है कि इन्होंने अपना अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर लिया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो है इन्वेंट्री। क्या होती है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री स्टॉक के कंपैरिजन में वाइड टर्म है, मतलब स्टॉक भी इन्वेंट्री में आ जाता है। इन्वेंट्री में जो गुड्स हैं, गुड्स मतलब जो माल है जिसका व्यापार किया जा रहा है, तो जिसका व्यापार किया जा रहा है, जो गुड्स हैं वो अलग अलग फेज में होती है। एक व्यवसाय में अलग अलग फेज का मतलब कुछ रॉ मटेरियल के फॉर्म में होंगी, कुछ सेमी फिनिश्ड, आधी बन चुकी होंगी, आधी जो है अनबनी होंगी, फिनिश्ड। और तीसरी जो फेज है वो है फिनिश्ड, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार। और लास्ट में है स्टॉक, जो सेलिंग के लिए रखी गई है। तो यहाँ पे 4 तरीके का जो है फेज है, अवस्थाएं हैं गुड्स की। पहली है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कहा जाएगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे यहां मैं एग्जांपल लेती हूं कि कोई कॉटन मिल है। अब इस कॉटन मिल में कुछ सामान जो है कॉटन के रूप में, कुछ जो गुड्स है वो कॉटन के रूप में होंगी, मतलब अभी बनी ही नहीं है। कुछ जो है थ्रेड, धागे के रूप में होंगी, कुछ क्लॉथ्स बन गए होंगे। ये कॉटन मिल ना होके क्लॉथ मिल है, ये एग्जाम्पल है क्लॉथ मिल जहां कपड़े बनते हैं। तो इस मिल में कुछ जो है गुड्स कॉटन की फॉर्म में होगी, मतलब रॉ फॉर्म में होगी। तो जितनी रॉ फॉर्म में हो जाएगी इन्वेंट्री ऑफ रॉ फॉर्म। कुछ थ्रेड बन चुके होंगे लेकिन कपड़ा नहीं बना है अभी, तो वो क्या हो गई हमारे सेमी फिनिश्ड, या इसे दूसरा नाम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है। तो थ्रेड्स जो है वो सेकंड अवस्था में आ जाएंगे, सेकंड फेज में आ जाएंगे। इसके बाद जो फिनिश्ड है इसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस। अगली जो इन्वेंट्री है वो है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब है क्लोथ्स,
जो बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद स्टॉक, और स्टॉक जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जो पूरी तरीके से सेलेबल फेज में है, मतलब उनको बेचा जा सकता है, जिनकी प्राइसिंग डिसाइड कर दी है, पैकिंग कर दी है, पूरी तरीके से कस्टमर के लिए खरीदने के लिए तैयार है या व्यवसाय के बेचने के लिए तैयार है। तो ये आ जाएगा स्टॉक, मतलब स्टॉक इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, ये भी इसी में शामिल है। तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो है अगली हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो करेंगे, जो है जिसको कहा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल है स्टूडेंट्स, वो टू जो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। पहली टर्म है डेटर्स और दूसरी टर्म है बिल रिसीवेबल। अब बात आती है डेटर्स क्या है, तो हम देखेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पर वो पर्सन जिनको हमने, या हम का मतलब यहाँ पे व्यवसाय, जिसको बिजनेस ने गुड्स बेच रखी है उधार में, उनसे अभी हमें पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। ये बिजनेस के लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होते हैं, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है और इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड। इसके साथ साथ एसेट्स में भी ये कौन सी एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होती हैं, मतलब इनसे हम एक साल के अंदर अंदर, इसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है, जब हम कहेंगे तभी हमारा डेटर हमें पैसे दे देगा। इसके बाद अगला जो है वो है बिल रिसीवेबल, और इसको शॉर्ट में हम BR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल रिसीवेबल वो बिल्स हैं जो बिजनेस ने दूसरों पे लिख रखे हैं, ऑर्डर्ड है, आदेश दे रखा है, और किसी भी समय उन बिल से पैसा प्राप्त कर सकता है। कौन, बिजनेस ओनर या बिजनेस का मालिक। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। बिल रिसीवेबल को मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब भी कोई उधार में बिक्री होती है तो एक पर नोट लिखा लेता है, एक नोट लिखा लेता है जो सेलर होता है परचेजर से। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगी आपको कि BR टर्म क्या है। इसमें एक सेलर होगा, कुछ सेल करेगा, बिजनेसमैन होगा, दूसरा पर्सन परचेजर होगा। अब इसके पास पैसे नहीं है, इसको उधार में सामान खरीदना है, लेकिन उधार में सामान ये इसको भी आगे जो है, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आगे फिर से ये परचेजिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक आदेश लिखता है इसके ऊपर कि आप मुझे 3 मंथ्स या जो भी टाइम पीरियड हमेशा 1 साल से कम अवधि का होगा, उसके अंदर मुझे जब भी मैं मांगू या दिखाऊं तो आप मुझे पैसे अदा करें। इस तरीके से एक ऑर्डर लिखेगा। ये बिल रिसीवेबल एक ऑर्डर होता है क्रेडिटर का डेटर के ऊपर। तो यहाँ पे
जब भी ये मांग करेगा इसको पैसा देना होगा इसे। यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखता है ये इस पे साइन करेगा और वापस जमा करवा देगा से क्रेडिटर या सेलर, उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। सही जो टर्म है वो क्रेडिटर यूज की जाएगी। मतलब क्रेडिट में क्या हुआ है, परचेज सेलिंग हुई है, और ये सही जो है डेटर कहलाएगा। तो यहाँ जब इस तरीके से नोट लिख के इसके पास जमा हो जाता है तो इसके लिए वो एक एसेट बन जाती है और इसको भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और ये एसेट्स भी करंट एसेट्स हैं, क्योंकि जितने भी बिल रिसीवेबल हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा 1 साल से कम अवधि के लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल में हम डेटर प्लस बिल रिसीवेबल्स को लेते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्म है ऐसे ही टर्म है ट्रेड पेएबल। और इसमें भी 2 थिंग्स का कॉम्बो है। ये भी पहला है क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे व्यवसाय ने उधार सामान माल खरीद रखा है। तो ये क्या है, ये क्रेडिटर्स जो हैं बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह है, क्योंकि ये पैसा चुकाना है उसे। ठीक है, ये किसकी तरह है, लायबिलिटी की तरह है, लायबिलिटी है। और ये करंट लायबिलिटी है, मतलब जब भी मांगेगा दूसरा जिससे हमने सामान खरीद रखा है उसे पैसे वापस हमें बिजनेस को करने होंगे, तो करंट लायबिलिटी होती है ये। इसी के साथ साथ बिल पेएबल की बात भी हम कर लेते हैं। तो बिल पेएबल जैसे मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था, क्रेडिटर और ये डेटर के ऊपर ऑर्डर लिखा था एक। अब यहां पर ये इसने एक्सेप्टेड करके इसको जमा करवा दिया था। इसके लिए ये BR बिल रिसीवेबल था और इसे कैसे ट्रीट किया जा रहा था, एज अ एसेट्स, और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जा रहा था। अब इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, इसे पैसा देना है, तो इसको हम बिल पेएबल कहेंगे और ये इसके लिए जो है लायबिलिटी हो जाएगी, जिम्मेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक लायबिलिटी होती है और ये भी एक करंट लायबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने इन्वेंट्री के और स्टॉक में हमने डिफरेंस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या है, ट्रेड पेएबल में क्या है, ये क्या जो बची हुई हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए